नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस प्यारे चैनल में। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CGL 2023 की इस वैकेंसी के ऊपर। और मैं बताऊंगा आपको एक एक जानकारी, इसलिए बने रहो वीडियो में, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। आप चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, एक सर्विसमैन हो, मैं एक एक पर बहुत अच्छे से बात करूंगा और कम समय में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आप सबको जैसा कि पता ही है कि दोस्तों 7500 वैकेंसी अप्रॉक्स लिखा है इन्होंने। अप्रॉक्स का मतलब ये होता है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और ये वैकेंसी जो है ये घट भी सकती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो टोटल वैकेंसीज पर हम बात करें। जो इसकी टोटल वैकेंसीज हैं वो है आपके 7500 के आसपास। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं एक चीज और आपको, इसमें जो वैकेंसीज हैं जिन पोस्ट के लिए है ना, वो पोस्ट किस किस ग्रुप में आते हैं। जैसे कि एक है भैया आपका ग्रुप बी और एक है आपका ग्रुप सी। इन दो पोस्ट में एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी पोस्ट खाली है वो सिर्फ सी में ही खाली है, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बताना है आपको, है ना। स्क्राइब की जानकारी हो, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी, अच्छा पर्सन विद डिसेबिलिटी में ये भी दिक्कत रहती है, कौन कौन स्क्राइब ले आ सकता है, कि सारे के लिए है नहीं है ना, तो उस पर भी बात करेंगे। धीरे धीरे सब पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जरा कि इसकी डेट क्या है भैया। तो आप देख सकते हो कि जो डेट है यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, डेट पर सबसे पहले चर्चा बहुत जरूरी है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो गया है, जब से आप इसे भर सकते हो, तो 3 अप्रैल से आप देख सकते हो और 3 मई तक आप इसे भर सकते हो। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जैसे अगर कोई है भैया जो पेमेंट डिले करना चाहे, तो भैया देखिए 4 मई से ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है, उससे पहले पहले आपको इसे दे देना है। अच्छा, लास्ट डेट आपका जो ऑफलाइन चालान का है वो भी 4 ही रखा गया है और लास्ट डेट आपका जो पेमेंट है चालान के थ्रू वो 5 मई तक का रखा गया है। तो मतलब आप समझ गए होंगे मोटा मोटा मैं जो आपको बताना चाहता। अच्छा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप ये सोचेंगे कि सर करेक्शन कहाँ है, तो ये देखो बेटा, विंडोज जो है एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करने की, और सबसे अच्छी बात आप जानते हैं क्या है, आप इसे 2 बार करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको लगेगा 200 रुपये, है ना। फर्स्ट जब आप इसे सुधारने की कोशिश करेंगे तो 200 रुपये लगेंगे, और जब आप दूसरी बार इसमें करेक्शन करना चाहेंगे तो 500 रुपये आपके लगने हैं। समझ गए मेरी बात। और ये एक नॉन रिफंडेबल फीस है, एक बार चली गई तो चली गई, दोबारा आपको मिलेगी नहीं, याद रखना। 2 बार आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने का जो विंडो है वो 7 मई से ओपन होगा और 8 मई तक चलेगा। तो इन केस अगर आपसे कुछ भी गलत हो जाए, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा जो पहली नोट में लिखी हुई है, और वो ये है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम सभी जो है जॉब की प्रेफरेंसेस देते हैं पोस्ट की। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जब आप पोस्ट की प्रेफरेंस देंगे, है ना, तो जैसे मान लो आपने जो भी पोस्ट सबसे ऊपर रखी होगी और आप उसी के लिए अगर सिलेक्ट हो गए, तो अब मान लीजिए क्या है ना, यहाँ पर पोस्ट बदलने का कोई नियम नहीं है। सर पोस्ट ना बदलने वाली बात क्या मतलब हो, जैसे मान लो जिस पोस्ट के लिए आपने चुना था उसके लिए भैया कुछ तो हाइट मांगी होगी, कुछ तो फिजिकल मांगा होगा, कुछ तो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट होगा, है ना, कुछ तो मेडिकल का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप इसके लिए सेलेक्ट हो गए हो, ये पोस्ट आपको अलॉट हो रही है, लेकिन मालूम चला आपका फिजिकल, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट उसके लिए पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप सोचोगे कि मेरी क्या सीट दूसरी हो जाएगी, तो सीट नहीं होगी दूसरी। इसका मतलब ये है भैया कि पहले से ही आपको जांच लेना है कि क्या आप उसका फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा करते हो तो ही उस पोस्ट को प्रेफरेंस दो, ऊपर रखो। वरना अगर उसको वो आपको मिल गई तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। समझ गया ना मेरी बात, क्योंकि पहले तो पेपर ही होना है, उसके बाद ही फिजिकल होना है। समझ गए। अब भाई जैसे आपने मेंस निकाला और आप भाई जिस पोस्ट के लिए जा रहे थे अब उसी पोस्ट के लिए जा रहे हो, लेकिन मालूम चला कि फिजिकल में तो आप रह गए, आपने फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं किया। तो आपको इसमें मैं बताऊंगा कि भैया ये जो पेपर 1 पेपर 2 है, किसी को नहीं समझ में आता कि टायर 1 टायर 2 में कैसे कैसे काम होता है, कब कितनी बार रजिस्ट्रेशन होता है, कितनी बार क्या होता है, मैं एक एक बात इस वीडियो में बता रहा हूँ भैया। आप सब सुनना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों मुझसे जुड़िए, मैं आपको इसीलिए यहाँ पर हूँ, मैं पूरी दम पूरी ताकत से। और मैं आपको बता दूं, आज मैंने पूरा दिन लगा दिया सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने पूरी पीडीएफ खंगाल डाली कि मैं इसमें तो कुछ जानकारी देने से चूक ना जाऊं। सच बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल झूठ नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। मैं दिन भर इसमें लगा रहा कि मैं एक वीडियो दूं, क्या मेरा वो मतलब नहीं कि मैं कचड़े से वीडियो डालता रहूं, है ना, कुछ भी बोलता रहूं, नहीं। आपको जो देना है एक बिल्कुल शार्प वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर से। अच्छा, टायर 1 का एग्जाम आपको देख रहे हो यहाँ पर, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे आपके, टायर 1 टायर 2। अभी हम बात करेंगे सेशन क्या है, सेक्शन क्या है, मॉड्यूल क्या है, इनमें बहुत सारे आपने पेपर देखे होंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो टायर 1 जो है वो आपका जुलाई 2023 में होगा। टेंटेटिव डेट है, अभी फिक्स डेट आई नहीं है, देखिए कब तक आती है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप बी ग्रुप सी में है। चलिए ठीक है, तो अब हम नीचे जा रहे हैं भैया पोस्ट की डिटेल के लिए। शुरू करेंगे भैया, ये रहा। देखो, इस पोस्ट को मैं शॉर्ट में AAO कहता हूँ, ये सभी कहते हैं। यहाँ पर भैया ए का मतलब तो हर बार पहले वाले ए का असिस्टेंट ही रहेगा, बीच वाले ए का नाम कभी कभी ऑडिट होगा और कभी कभी अकाउंट्स होगा, और ओ का मतलब तो आपको पता ऑफिसर है। ठीक है, इतनी बात। दोनों की ड्यूटी जो है कैग डिपार्टमेंट में ही लग रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये ऑडिटर है, ऑडिट करते हैं, जैसे कि आपने साल भर का कितना लेखा जोखा दुनियादारी, ऑडिटर होते हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 साल के उम्र वाले बंदे इसे भर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं पोस्ट आपको बताते चले जा रहा हूँ।
ठीक है ना। अच्छा, इनको देखो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो टायर 1 तो सबको देना है, ठीक। टायर 2 में, ठीक है, एक होगा पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 तो सबको देना है, ऑल ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी पेपर 1। क्लियर होगी बात थी। जो पेपर 2 है ये सबको नहीं देना है, ये सिर्फ उनको देना है जो लोग स्टैटिस्टिकल है ना, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला पोस्ट भरेंगे उनके लिए है, स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए। और सर टायर 2 में ही एक पेपर होगा पेपर 3, ये वाला किसको देना है, इसी को देना है एएओ को, और ये सिर्फ इन्हीं को देना है, ओनली फॉर एएओ। मतलब एएओ मतलब कौन, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। क्लियर होगी बात है। इसका मतलब ये है कि जो एएओ दे रहा है वो पेपर 2 नहीं देगा, जिसने एएओ भरा हुआ है वो पेपर 2 नहीं देगा, और जिसने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भरा हुआ है वो सिर्फ पेपर 2 देगा, वो पेपर 3 नहीं देगा। बात समझ में आ गई। और जिसने ना जेएसओ भरा है ना ही एएओ भरा है, समझ गए, अगर ये दोनों ही नहीं है तो समझ जाइए ना उसको पेपर 2 देना है ना उसको पेपर 3 देना है, उसका काम सिर्फ पेपर 1 से ही हो जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी, बहुत बढ़िया, समझ गए आप मेरी बात है ना। चलिए मैं और बात बताऊंगा आपको, है ना। तो ये ध्यान रखना, देखिए एज में साथ में लेते चल रहा हूँ, और वेतन भोगी यहाँ पर देख लीजिए जरा, 47,000 से शुरू होगी और 1 लाख 1.5 लाख तक आपकी तनख्वाह जा सकती है। अब बात करते हैं भैया, थोड़ा सा नीचे आते हैं एएसओ में। ये क्या है सर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, आपको दिख रहा होगा लगातार लगातार, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग है। ये भैया सीनियर सेंट्रल सेक्रेटरीट में लग गया, सारी ग्रुप बी की है, सारी ग्रुप बी की यहाँ तक की, ठीक है। अब ध्यान सुना, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में लग गया, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लग गया, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक एएफएचक्यू में लग गया, एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लग गया भैया, ठीक है ना। और आप ये देखिए असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये एक लग गया, कोई दूसरी दूसरी अलग अलग मंत्रालय हो गए, अलग अलग विभाग है ना, संगठन है, कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये ग्रुप सी में आती है भर्ती, जिनको भी लगता है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है ना, तो वो ध्यान से देख ले जरा। यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर जो सीबीडीटी ग्रुप सी में आती है, 18 से 30 साल की उम्र। यहाँ पर देखिए जरा, मैक्सिमम एज आप देखोगे 30 साल ही है, बस मिनिमम कहीं कहीं पर 18 है, कहीं कहीं पर मिनिमम वो 20 है। क्लियर होगी बात इतनी। तो इतना आपको थोड़ा सा देखते जाना है ना। बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आप 30 से इधर के ही होंगे भैया। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डेट भी दूंगा कि आप अपनी एज जो है ना गिन पाओ कि आप उसमें आते हो कि नहीं आते हो। अच्छा, यहाँ पर जो एज लिखी जाती है ध्यान रखना, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखी जाती है। अगर आप एससी से हैं तो आप 5 साल बढ़ा लीजिए, क्योंकि 5 साल की छूट मिलती है एससी और एसटी दोनों को ही। अगर आप ओबीसी से हैं तो भैया इनको 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, और उसमें भी कैटेगरी वाइज बटेगा, क्योंकि जनरल अलग हो गया है ना, आपके ओबीसी अलग हो गए, और आपके एससी और एसटी, इसमें भाई हैंडीकैप अलग मामला, इनको 10 साल की छूट मिलेगी जनरल को, इनको 13 साल की मिल जाएगी, और यहीं पे एससी एसटी को मिल जाएगी 15 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी भैया। क्लियर होगी बातें। और जो विडो वगैरह है उनके लिए तो 35 साल 40 साल ऐसे रखा गया है ना, कैटेगरी वाइज बनाया गया है इसको, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। और कुछ छूटा हमारे से नहीं, और कुछ नहीं छूटा है ना, सबके लिए यहाँ पर हो गया। तो ये एज क्राइटेरिया होता है हर एग्जाम में, ये इसी तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है सीबीआईसी, अभी बताऊंगा किस किस के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, सबके लिए फिजिकल नहीं होना है ना, ये ध्यान रखना। फिजिकल जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई फिजिकल कोई हाइट वाइट नहीं नापी जाएगी एएओ के लिए, और ना ही कहाँ चला गया आपके एएओ के लिए और जीएसओ के लिए भी, वो मैं बता रहा हूँ नीचे जाकर के आपको, ठीक है। बहुत सारी जानकारी भैया, बने रहिएगा जरूर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 30-30 साल मैक्सिमम एज है, ये याद रखिए, कभी कभी कहीं पर वो है। और तो यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, है ना, ये लगेगा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में लगेगा, रेवेन्यू में ही, ठीक है। सब इंस्पेक्टर हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, अगर किसी का सपना हो भैया कि सीबीआई में मुझे इंस्पेक्टर बनना है, तो ये रहा ग्रुप बी में आता है भैया, 20 से 30 साल की एज है, आप इंस्पेक्टर पोस्ट अगर आपके, और बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें भी लगता है इंस्पेक्टर जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स वाले जो होते हैं वो इंस्पेक्टर है, समझिए। अब ये देखिए जरा असिस्टेंट सेक्शन, अब ये आ गया भैया, ग्रुप बी में ही चल रहा है, अदर मिनिस्ट्रीज में और भी बहुत सारे, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए, रिसर्च असिस्टेंट हो गए, है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन में लग गए आप लोग भैया, आपके चाहिए डिविजनल अकाउंट्स हो गए कैग में, और सब इंस्पेक्टर आपके लग गए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉ आपके चाहिए। और देखो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी आप लग सकते हो, एमएचए में सब इंस्पेक्टर ये। और ये रहा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ही लगेगा, एंड प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन में, है ना। ग्रुप बी की ये जॉब है, और आप इनकी तनख्वाह देख सकते हो 35,000 शुरू होगी, 1,12,000 तक जा सकती है। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर आ जाइए, तो ऑडिटर वगैरह आ गए, ये ऑडिटर हो गए अलग अलग ऑफिस में, ये अकाउंटेंट हो गए सारे के सारे, है ना, अलग अलग ऑफिस में, इनकी तनख्वाह 29,000 से 92,000 दे सकते हो। वहीं पे पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर एंड सेक्रेटरीट, अपर डिविजनल क्लर्क, ये जो बाबू लोग हो गए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये टैक्स असिस्टेंट आ गए यहाँ पे, सीबीडीटी सीबीआईसी इन्हीं दोनों में जाते हैं, ये सब इंस्पेक्टर नेशनल नार्कोटिक्स में। और ये ग्रुप सी की भर्तियाँ हैं,
तो 25,000 से जाएगी तनख्वाह और आपकी 81,000 तक जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम एज आप देख सकते हो थोड़ी सी कम है ना। ग्रुप सी की मैं बात करूँ, ग्रुप सी की जितनी पोस्ट है, ये ऑल्टर अकाउंटेंट से शुरू होकर के यहाँ तक की, इनके लिए मैक्सिमम एज 27 है और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जैसे मैंने छूट बताया, एस सी 5 साल, SC ST 5 साल बढ़ा लें, 3 साल बढ़ा लें, ऐसे करते हैं OBC वाले। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पॉइंट लिखा है ना, यही वो बात थी, मैंने आपको बता दिया था। आपने जो पोस्ट चुन ली, अगर आप उसके लिए पास हो गए तो आप फिजिकल भी आपको निकालना पड़ेगा, और अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, मान लीजिए आपकी हाइट उतनी नहीं है, तो अब आप चाह कर भी उसे बढ़ा तो सकते नहीं हो, तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। और अगर आप ये सोचो कि मैं भाई इतने नंबर लाया हूं, मुझे दूसरी पोस्ट मिल जाए, तो वो पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा एक्सचेंज है ही नहीं, लिखा है ना, देखो जरा, नो चेंज ऑफ पोस्ट, साफ बोला गया है। विल बी मेड बाय द कमीशन, कमीशन कोई भी पद का बदलाव नहीं करेगा, जो एक बार बच्चा चुन लेगा। इसलिए उसने बोला भैया बहुत सोच समझ के आपको पोस्ट चुननी है, पहले चेक कर लेना कि आप उसके लिए लायक होगी। देखो भैया, मैं इस वीडियो में साफ साफ आपसे बोल रहा हूँ, बिना प्रायोरिटी के मत जाना वहां पर, बिना अपने आप को जांचे कोई पोस्ट को आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है, समझ गए। जिसके लिए आप लगे कि आप लायक हो, एबल हो, फिजिकली, मेंटली, मेडिकली, हर तरह से जब फिट लगो उसकी जॉब के लिए, तभी उसको भरो, वरना बिल्कुल मत भरने की जरूरत है भैया। मत दो प्रेफरेंस, क्या मतलब है, पेपर निकाले करोगे क्या जब वहां पास ही नहीं करेंगे तुम्हें। एजुकेशन सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है नहीं, तुम भर देना चाहते हो सब कुछ, दौड़ तुम पाते नहीं, तुम भर देना चाहते हो वहां पर। ऐसा काम मत करिए, अपने आपको पहले जांचिए, देखिए पहले जरा, उसके लिए पहले तैयार हुई, उसके बाद इस फॉर्म को भरा जाता है। और लड़के पागल नहीं जो साल भर दौड़ते हैं फिर सोचते हैं कि मैं यहाँ पर जाना चाहता था, इंस्पेक्टर बनाया जाता। तो इस बात को समझिए थोड़ा सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। इनने कहा है अब यहाँ पर कुछ खास बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए इनने बोला है कि कुछ पोस्ट के लिए जो है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा PDF कहता है। जैसे इंस्पेक्टर, अगर आप सेंट्रल एक्साइज में बनना चाहते हैं, एग्जामिनर बनना चाहते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर में जो मैंने बताई थी ना ऊपर पोस्ट, या इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आप CBN में भर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स हो गया ये अपना, है ना। और आपका अगर सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आप भर रहे हो NCB में ही, है ना। और क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर आप भर रहे हो CBI में, NIA में, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसा है, फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट नापी जाएगी। इसमें लड़कियों के लिए भी है ना। लड़कियों के लिए चेस्ट की नपाई नहीं होती है, सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है ना, यहाँ पर तो फिलहाल। और फिजिकल टेस्ट होगा आपका भैया, आपको वॉकिंग भी कराएंगे, साइकिलिंग, दो चीजें भैया याद रखिएगा ना, इनके फिजिकल टेस्ट में दो चीजें रखी गई हैं। एक रखी गई है वॉकिंग, है ना, लोगों को 1600 मीटर कुछ दौड़ा रहे हैं, और साइकिलिंग भी रखी गई, साइकिलिंग आपको करीब करीब 8 किलोमीटर करनी है, ठीक है ना। 1600 मीटर वॉकिंग करनी है और 8 किलोमीटर आपको साइकिलिंग करनी है। 8 किलोमीटर आधे घंटे में करके दिखा देना है, 1600 मीटर आपको कुछ दिया है, कुछ 14 12 8 मिनट, मुझे चेक करके बताना पड़ेगा, ठीक है, नीचे देखूंगा मैं, उसके बाद बताऊंगा उसको आपको एग्जैक्ट, है ना, हम हवा में बात नहीं करते अपन, समझ गए दोस्तों। तो इन्होंने बोला है, देखो यहाँ इस नोट को बहुत अच्छे से पढ़ लो, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, कि जब आप वहां पे प्रेफरेंस देने जाओ तो आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए हाइट है। देखो साफ साफ लिखा है, इस इन यहाँ जितनी पोस्ट मैंने लिखी ना, ऊपर जितना लिखा है मैंने इंस्पेक्टर, देखो पीला पीला करके रखा है। इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट की मांग हुई है, इनके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा और इनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इनको आपको तीनों को मैच करना पड़ेगा, तभी इनको प्रेफरेंस में रखना हो इनके लायक, तो नहीं तो जाने देना। अब देखिए, अच्छा अब इनने बोला है कि जो अपना AAO है और जो ऑफिसर वाला है पहले जो है ग्रुप B, है ना, उसके लिए भैया अगर किसी का बैचलर कॉमर्स की डिग्री है, देखो हालांकि इसके लिए अभी अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे और आप देखोगे कि बैचलर्स डिग्री विद एनी सब्जेक्ट, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अब लेकिन ये है तो ऑडिट और अकाउंट वाला, है ना, है तो ऑडिट अकाउंट वाला, भले इसमें सबको ओपन किया गया है, लेकिन भाई कॉमर्स वालों को कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा। तो जो अगर किसी ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसमें तो कोई भी ग्रेजुएशन चल जाएगा, लेकिन अगर उसका मान लो बाई चांस कॉमर्स है, तो ऐसे बंदे को भैया पक्का है कि वो भेज देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव में, कहाँ के, कमर्शियल स्ट्रीम में, मतलब उनको कमर्शियल चीजों के लिए रखा जाएगा, ये इनने पहले ही बोल दिया है। टोटल वैकेंसी आपको मालूम है, आपने देख ली थी, ठीक है। और यहाँ पर ये सब बताया गया कि क्या क्या, अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भैया, इतना बात आपको पता होना चाहिए कि आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेंगे। और एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान सुनो जरा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस चीज के लग रहे हैं आपके, अगर आपने कोई भी, है ना, अगर आप SC से हैं, आप ST से हैं, आप OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं। अब अदर बैकवर्ड क्लास भी उतर के होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वालों के लिए OBC आरक्षण नहीं होता है, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए OBC आरक्षण होता है। नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं, जिनकी पूरे परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। ऐसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी भैया वही होता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आखिर कौन सा सेक्शन है, ये जनरल कैटेगरी वाला सेक्शन है। ये वो सेक्शन है जिसको गरीब तबका मानते हैं। गरीब किसको मानते हैं आज की डेट में, जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, पूरे परिवार की, उसके पास पूरी संपत्ति ऐसे इतनी नहीं है कि 8 लाख रुपए उसके कहीं से निकल आए, समझ गया ना। अगर कम है तभी उन्हें ऐसा रखा जाता है। तो सुनिए ध्यान से, जब आपको पता है कि आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से फायदा उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल में दिखाना पड़ेगा।
अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप होने का दावा करता है और दिव्यांग जन है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, सीएमओ से लगेगा भैया, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है आपके जिले में होता है वो, है ना, आप उसके पास जाइए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताज़ा ताज़ा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, फाइनल ईयर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर वालों को भी भैया ऐसा है कि उनको जल्द डिग्री जो है जल्दी से जल्दी निकलवानी पड़ेगी। और मैंने एक बात बता दी थी, समझिए, तो वही मैंने कहा आपसे, देखिए, तो अपनी सारी सर्टिफिकेट, चाहे 10th हो, 12th हो, दुनियादारी कोई भी सर्टिफिकेट हो, सारा ओरिजिनल एक तरफ करके एक बंडल बना लो, इसी ओरिजिनल का एक फोटोकॉपी बना लो, फोटोकॉपी में अपने अपने साइन कर दो, चाहे तो साइन मत करो, साइन कर देना चाहिए आजकल तो, हालांकि सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है साइन करने के बाद, फोटोकॉपी पे करना है, ओरिजिनल में मत करना, ओरिजिनल में आपको साइन नहीं करना, ये बात ध्यान सुनना, सिर्फ फोटोकॉपी पे आपको साइन करना होता है। ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगा अभी मत करिए, उनको जब करवाना होगा तो वो खुद ही बोल देंगे भैया यहाँ फोटोकॉपी पे साइन कर दो, तो आप चुपचाप करवा के रख लो, सेट बना के रख लो, अपने ओरिजिनल के सारे फोटोकॉपी के एक सेट बना करके रख लो। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही लेके जाना, और जो डॉक्यूमेंट हो बस वही भरना। मैं साफ बोल रहा हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मेरे पास ये है, सर मेरे पास ये, मैं भर दूं क्या? भैया आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनकी मांग क्या है, वो मांग अगर आप दे पाते हैं, वो है अगर आपके पास, तो इसे भरिए, नहीं है तो नहीं भरिए, क्योंकि बाद में तो आपको भगा ही देंगे। साफ बोला उन्होंने, हम नहीं चेंज कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो भैया मैं बिल्कुल उसमें साफ रहूंगा जैसे ये लोग साफ है। क्लियर हो गई बात है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। और ठीक है, अब यहाँ तो कुछ मुझे बताने के लायक नहीं दिख रहा है। चलिए अब आते भैया ये क्या नाम इसका, एलिजिबिलिटी में। तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले से लिख कर रखा, मैंने कहा ना पहले पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ी है आपके लिए। अब आप यहाँ पर देख लो अच्छे से, क्राइटेरिया में बात करूँ आपसे, देखो कि कुछ जो पोस्ट के लिए कहा गया है 18-27, अब ये आपको मालूम है ग्रुप सी के लिए कहा गया है, वही ऑडिटर अकाउंटेंट ये सब जहाँ पे आए थे, ग्रुप सी के लिए पोस्ट के लिए कहा गया था। कहाँ से एज लिमिट कैसे मालूम चले कि मैं 27 साल से ऊपर तो नहीं हो गया? ये डेट लिखी हुई है। इनने कहा है कि आप मस्ट बी बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2/8/1996 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 2/8/1996 लिखा है, अब आप सीधे मैच करो, कैलकुलेट नहीं करना है। आपका अगर 2/8/1996 है तो आप ये भर्ती भर सकते हो। लेकिन अगर आपका 1/8 जस्ट इसके पहले की डेट है, मान लो 01 किसी की बर्थ डेट ऐसी आ रही है, 08 और 1996 आ रही है, ये बंदा नहीं भर सकता। साफ बोला ना, नॉट अर्लियर देन। अच्छा, और कहां तक भर सकते हैं भैया? जो जन्म ले चुका है 1/8/2005 को, मतलब जिसका जन्म अगर आता है 02, 08 और 2005, ये बंदा नहीं भर सकता। 2 तारीख वाला नहीं भर सकता, 1 तारीख वाला भर सकता है। क्लियर होगी बात मेरी? ऐसी बेटा सबके लिए आपको देखना है ना? तो जब भी आपको लगे कौन सा वाला, तो ये चार्ट की मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जरा, है ना, और ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो काम का लगे वहां से स्क्रीन, क्योंकि यही तो डाउट है, यही तो डाउट है। तो बस सीधे आप अपनी डेट इसमें रख के देखिए है, और अगर इनके बीच में तो आप हो ही ना, इनके बीच में तो आप हो ही, आपको तो ये चेक करना ना बाउंड्री में हो कि नहीं। तो मैं सीधे बता रहा हूँ, अगर यही डेट है आपकी जो यहाँ पे लिखी, जैसे मान ली किसी की 2/8 है, भर सकता है, किसी की 1/8/2005 है, भर सकता है, लेकिन इसके बाद की नहीं चलेगी, इसके पहले की नहीं चलेगी। बस चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से। और एज रिलैक्सेशन मैंने आपको समझा दिया था सबके लिए क्या, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल होती है। अब ये जो होते भैया जो डिफेंस में जो है किसी तरीके से घायल हो जाते हैं ऑपरेशन के दौरान, उनके लिए भी छूट मिली गई है। तो अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं और घायल हुए हैं और डिफेंस में थे तो 3 साल, और अगर वो SC ST से हैं तो उनके लिए 8 साल। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है जिसने कि 3 साल तक की सेवा लगातार दी हो, है ना, तो भैया उसको 40 साल तक की छूट है। और अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति और भी हैं, है ना, तो उन्हें SC ST से हैं लेकिन वो तो 45 साल तक का हो जाएगा। कोई विडो है, डाइवोर्सी है और जनरल कैटेगरी से है तो 35 साल हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसी कोई महिला विडो जो SC ST से है तो वो 40 साल तक उसकी मैक्सिमम एज वहाँ पे काउंट की जा सकती है। क्लियर हो गई बात इतनी? चलो शाबाश। और ऐसे भैया कहीं कहीं पर काम करने वालों को और भी बहुत सारे, मतलब जैसे कोई कमीशन में ऑफिसर पहले से है तो उसे 5 साल की मैक्सिमम छूट मिल रही है, एज रिलैक्सेशन भी मिल रही है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी छूटें मिलती रहती हैं। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपन, क्योंकि मैं एक बार देख रहा हूँ, बस मैंने मार्क यहाँ पर नहीं किया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा। ठीक है। चलिए भाई, तो एक्स सर्विसमैन, अच्छा एक्स सर्विसमैन के लिए मैं एक ही चीज़ बस बोलना चाहूँगा, देखिए एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, अगर आप इससे ऑलरेडी कहीं नौकरी ले चुके हो, इस कोटे के जरिए कहीं नौकरी ले सकते हो, है ना, क्योंकि इस कोटे से सिर्फ एक ही बार नौकरी ली जा सकती है। जो भी डिफेंस वाले मुझे सुन रहे हैं, इस कोटे से एक ही बार नौकरी ली जा सकती है। वो नौकरी अगर आप कहीं पहले से कर रहे हैं तो दोबारा आप इस कोटे का इस्तेमाल करके कहीं और नौकरी नहीं पा सकते। गवर्नमेंट हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब इस रिजर्वेशन का फायदा उठा करके आप दोबारा नौकरी नहीं ले सकते, आपको एक ही बार लेनी पड़ेगी। हाँ, आप ले सकते हो, इसके लिए भर सकते हो, है ना, लेकिन तब वो ऐसा केस होगा कि जब आपने यहाँ पर एंट्री ली उसी समय तुरंत आपने यहाँ से एग्जिट ले ली, यानी आपने यहाँ पे नौकरी नहीं की और इस बात का आपके पास कागज मौजूद है, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं कर रहे हो तो आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से इसे नहीं भर सकते। बस ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है जानना, है ना, और मुझे लगता है कि अब वैसे ही पता होगा। ठीक है ना? तो भाई एक्स सर्विसमैन पहले से ही जॉब वाले लोग हैं, नहीं समझे? चलिए
अब नो सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ, अच्छा मैंने बता दिया। देखिए अच्छा एक डाउट ये आ गया अभी, पर्सन विद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग जन, देखिए आप अपना कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में। साफ साफ लिखा है, एक बार आपने धोखे से जो भर दिया उसी सर्टिफिकेट को लगाना पड़ेगा। अब है चाहे नहीं है, कुछ भी करो, अब आप नहीं है तो फिर आप गलत कर गए ना, दिक्कत होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के भरिएगा, और इसीलिए करेक्शन की डेट भी दी गई है, तो करेक्शन हो जाए तो 5 मई को जाके करेक्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप सतर्क रहें, मेरा यही कहना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जितने भी लोग ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं कैटेगरी का, मतलब रिजर्वेशन का, तो उनको जो है 3/5/2023 से पहले, समझ गए ना, यानी जब हमारा ऑनलाइन फॉर्म का ये लास्ट डेट लिखा हुआ है ना, इसी दिन से पहले का आपके पास कागज होना चाहिए आपके इन सर्टिफिकेट्स का। भाई इन सर्टिफिकेट्स पे कागज का डेट होनी चाहिए ना, तो बस उसकी लिमिट इससे इतनी है। ठीक है ना, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक, समझ गए, समझ गए हो गया आप। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से जरा। अच्छा, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मैं स्क्राइब की बात करूँ। स्क्राइब कौन होता है भैया? स्क्राइब होता है इनका हेल्पर। ठीक है, अब ध्यान सुनो जरा, स्क्राइब किसके किसके लिए है। आप चौंक जाओगे कि हमें ये मालूम चलता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब उनको रखा जाता है, या जिनको 40% मिनिमम अपंगता होती है। उसके कम नहीं चलती, उससे ज़्यादा होनी चाहिए कितनी भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है। आज मैं बताऊंगा आपको 40% से कम वाले भी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं अभी अपन देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। पहले में आप देखोगे कि स्क्राइब की जो मदद दी जा रही है बिल्कुल फुल छूट में, किसको दी जा रही है और कौन से एग्जाम में काम करेगी, आपको वो भी मैं बता दूं, हर एग्जाम में नहीं है। एक तो आपके ब्लाइंडनेस वालों को, ब्लाइंडनेस से अगर वो स्थगित है तो, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी जैसे कि इनके किसी के हार्म है ना, बोथ आर्म अगर है तो, सेरेब्रल पैल्सी हो गई, अगर इतने में से किसी में से, तो आप स्क्राइब डिजर्व करते हैं, आपको स्क्राइब मिलेगा। लेकिन स्क्राइब आप ले रहे हैं। अच्छा एक बात और याद रखिए, आपको अपनी फिजिकल लिमिटेशंस, क्योंकि अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हैं है ना, तो ये क्या कहते हैं, और क्यों मिल रहा है ये आपको, क्योंकि आप लिख नहीं पा रहे हैं। समझ गए ना भाई, कहने का मतलब ये लिख नहीं पा रहे ना आप, इसीलिए आपने मंगाया, क्योंकि देखिए ब्लाइंडनेस इनको मिल रहा था, तो यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरी, इसके अलावा जो कैटेगरी रह गई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, ब्लाइंडनेस के अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी दोनों, और दोनों आर्म वाली वो भी खासतौर पे, और सेरिब्रल पैल्सी, इसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो स्क्राइब प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट पहुंचाना पड़ेगा जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे तब, है ना। और ये किससे मिलेगा भैया? आपको ये बताना, उसमें इस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मेरी फिजिकल लिमिटेशन है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे स्क्राइब की जरूरत है। ठीक है ना, और ऑन हिज बिहाफ फ्रॉम द चीफ, और ये आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कहाँ से? मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो मतलब देख रहे हो, बाकी वाले भी, ये तो इनको तो मिलेगा ही मिलेगा स्क्राइब, बाकियों को भी मिल सकता है, लेकिन वो तब मिल सकता है जब वो ये प्रूव कर पाए कि वो लिखने के लिए समर्थ नहीं है। और ये प्रूफ कैसे होगा? ये प्रूफ होगा वो सीएमओ से लिखवा करके वो पर्चा लेकर के आएंगे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से या किसी से भी, है ना। इसके लिए एक एनेक्जर 1 दिया हुआ है, तो आप एनेक्जर 1 देख लोगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एनेक्जर 1 ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इसे निकाल भी सकते हो, चिंता मत करो। अच्छा अब यहाँ देखो जरा, लेस देन 40% वाले भी स्क्राइब का इस्तेमाल कर सकते हैं भैया, है ना, लेस देन वाले, लेकिन तभी जब वो ये इस बात की घोषणा कर दें कि हमें लिखने में समस्या है। समझ गया ना, हमें लिखने में समस्या है। ठीक है, और उन्हें एक कागज लेके आना पड़ेगा जो कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, मतलब ऐसा इन लोगों ने कहा है, इनको नहीं देना है। समझ गया ना, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हम 40% मिनिमम लेते हैं, और इस चक्कर में भाई कईयों के पास जो 40% से लेस अपंग होते हैं वो भी तो लिख नहीं पाते, अक्सर अक्षम होते हैं, तो उनके लिए भी इसमें रखा गया है कि भाई अगर आप उससे आपकी 40% नहीं है, 40% से कम है अपंगता, तो कोई बात नहीं, तब भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये प्रूफ दे देना होगा कि आप लिखने में असमर्थ हो। समझ गया ना। अच्छा अब इनने साफ साफ बोला, स्क्राइब की कुछ नियम समझ लीजिए भैया। देखिए स्क्राइब को ऐसा है कि ये वो बंदा नहीं होना चाहिए जो एग्जाम दे रहा हो। एक स्क्राइब एक ही बंदे के लिए यूज होगा, ठीक है, और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता। स्क्राइब उतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उस एग्जाम के लायक नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान सुनिए, ये सिर्फ आपके बिहाफ में लिख रहा है, आप इसको गाइड कर रहे हैं, इतना सा इसका काम होता है। क्लियर होगी बातें? इन बातों का उल्लंघन ना हो, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी ना हो, ये एक कम होना चाहिए पायदान, है ना, थोड़ा सा कम होना चाहिए, और एक ही की हेल्प कर सकता है, सबकी हेल्प नहीं कर सकता, और ये उस एग्जाम का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। यानी सीजीएल कैंडिडेट मान लो इसने ही भरा हुआ है, ये वही स्क्राइब इसने भरा हुआ है पेपर, और आपने इसी को स्क्राइब बना लिया, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कहीं पर भी ये पकड़ लिया, झूठ पकड़ाया तो दिक्कत में फंस जाओगे आप। ठीक है ना, फिर यहाँ पर जेल भी है भाई, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें, मैं पहले ही बता दूं आपको। ठीक है, देखो 1 स्टेप बिलो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सबमिट, अच्छा डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी उन स्क्राइब के, आपके वैलिड आईडी प्रूफ उसे लेकर के आना पड़ेगा, स्क्राइब को अपना खुद का भी ओरिजिनल में लेकर के आना पड़ेगा, और एक फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ लेकर के आनी पड़ेगी, जिसमें साइन होंगे कैंडिडेट के भी और उसके भी। समझ गया मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया। हम्म
और ये देखो साफ लिखा, अगर ये दूसरे को मदद करते पाया गया तो बस ये गया काम से। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आप समझ गए होंगे मेरी बात है ना। अच्छा, जो वन आइड कैंडिडेट है, जिनकी एक आंख है ना, या इन्हीं को अपन कहते हैं पार्शियल ब्लाइंड कैंडिडेट्स, या पार्शियल ब्लाइंड मतलब नहीं ठीक से देख पा रहे, तो ये लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन इन लोगों को स्क्राइब की सुविधा नहीं दी गई है। तो याद रखिएगा, वन आइड या पार्शियली ब्लाइंड कैंडिडेट्स को स्क्राइब की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। बस ये यहाँ पर इतना सारा कुछ था। अब आते हैं भैया एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली पोस्ट जो अपनी ऑडिट और अकाउंटेंट यानी कि AAO है, बहुत ध्यान से देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब क्या होता है भैया, अगर ये हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो और अच्छा है। तो ध्यान सुनिए, ये डिजायरेबल है, ऐच्छिक है ना, मतलब ये हो जाता तो बस अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये होना ही चाहिए, होने वाले को इसेंशियल मतलब मस्ट है, इसे कहते हैं मस्ट, ये होना चाहिए, ये नहीं तो कोई दिक्कत, इसलिए मैं इसे पढ़ भी नहीं रहा हूँ। बाकी जिन्हें पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट बिजनेस, इन सबसे मास्टर्स वगैरह से होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वो बन जाता है। अच्छा, अब इतना बहुत ध्यान सुनिए, AAO को आपको लगता होगा कि इनका फिजिकल तो हो नहीं रहा है सर, तो इनको और कुछ नहीं बहुत परेशानी है। इनका क्या होगा, जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो इनका जब प्रोबेशन पीरियड चल रहा होगा, तो जितने भी लोग इसमें सिलेक्ट हुए होंगे उनको ना क्वालिफाई करना पड़ेगा एक एग्जाम, जिसका नाम है सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट्स सर्विस एग्जामिनेशन। ये आपको प्रोबेशन पीरियड में रह करके ही पास करना है, मतलब यहाँ लिखा हुआ आसानी से नौकरी नहीं देंगे। समझ गए आप मेरी बात, है ना, ये ध्यान रखना, ये आपके वहीं पे होगा और इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा भैया। मतलब अभी आप सुरक्षित नहीं हो एओ वाले हो, अंदर जाके एक और एग्जाम देना है आपको। भैया JSO की बात कर ले, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इनने साफ साफ बोला है 2 लोग इसे भर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री तो मस्ट होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका ये कहना है कि 12वीं में आपने या तो मैथ्स पढ़ाओ 60% के साथ, या तो आपने अगर आपने मान लीजिए भाई मान या देखो, या तो आपने बैचलर डिग्री पढ़ी हो, बैचलर डिग्री में आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो जो आपने पूरी डिग्री में पढ़ा हो, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर जितने भी रहे हो, 6 सेमेस्टर का ही रहा हो, तो अब आप भर सकते हो। या तो अगर आप अब आपने स्टैटिस्टिक्स ने नहीं पढ़ा है, आप भैया मैथ साइंस वाले थे, BSc वाले थे, तो आपके पास मैथ्स तो रही है ना 60% से, तो भी आप भर सकते हो। समझ गए, कुल मिलाकर के कोई भी ग्रेजुएशन वाला भर सकता है। भैया स्टैटिस्टिक्स वाला है तो अच्छी बात, नहीं है तो भाई मैथ्स वाले हो तो जिंदाबाद, 60% मैथ्स के होने चाहिए, खत्म कहानी। समझ गया मेरी बात। अच्छा, अब एक चीज ध्यान सुनो, अब एक आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। देखो ये तो था JSO, इसके लिए तो इससे काम चल गया। अब आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए तो बोला ही गया भैया बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट से, लेकिन स्टैटिस्टिक उसका एक सब्जेक्ट रहा हो और पूरे 6 सेमेस्टर उसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, मतलब इसके लिए तो स्टैटिस्टिक्स ही जरूरी है। मतलब JSO कोई भी भर सकता है, एनी वन कैन फिल इट, क्लियर होगी बात। लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ये सब नहीं भर सकते, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स ही होना चाहिए। अब रिसर्चर, अगर आपको रिसर्च असिस्टेंट बनना है नेशनल ह्यूमन राइट्स में, है ना, कमीशन में, तो बैचलर डिग्री कोई भी चल जाएगी। बाकी सब पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। कुल मिला के आप देख रहे हो कोई भी पोस्ट आप भर सकते हो, है ना। जो नॉर्मल डिग्री वाले लोग हैं, जो मेरे जैसे PCM वाले लोग हैं, ये कोई भर सकते हैं, बस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 नहीं भर सकते, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये AAO भी भर सकते हैं। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा भैया, सब भर दिया आपने। समझ गए ना, बस एक ही छूटा आपसे स्टैटिस्टिकल, और अब बाकी जो छूटेंगे वो आपके फिजिकल और इन सब की वजह से छूटते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं ना, देखिए फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, लेकिन उनको अपनी डिग्री 1 अगस्त 2023 से पहले पहले ला करके दिखा देनी पड़ेगी। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग वाले जो हैं, है ना, अगर उनका कॉलेज, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो UGC से प्रमाणित है ना, अगर UGC से सर्टिफाइड है, तो आपकी डिग्री मान्य है। आप अपनी डिग्री के दम पर, डिप्लोमा के दम पर आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी दी हुई है, ठीक है ना। और या तो फिर आपका मान्य होना चाहिए बेटा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, है ना, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, इससे या तो मान्य हो, या तो UGC से मान्य होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने ओपन या डिस्टेंस लर्निंग की है। ठीक है, तो ये भी मान्य हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रूवल मिल जाता है इसका। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। भाई ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका दोस्तों, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, कभी भी मैं समर्थ नहीं करता कि आप खुद से फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें कोई बहादुरी नहीं है, खुद से भरा भी गया तो त्रुटि होने के बहुत सारे चांस होते हैं। MP ऑनलाइन जाइए, सबसे बेस्ट है, उन बंदों को जानकारी होती है ना। MP ऑनलाइन से ही ऑनलाइन, आप जिस भी स्टेट के हो, ठीक है ना, अपने स्टेट से आपको देखना है, तो मेरा यही मानना है कि आप हमेशा वहीं से जाकर के उससे भरें, क्योंकि देखिए खुद से गलती होने के बहुत चांसेस है। और कभी मान लीजिए फोटो सही नहीं बैठी और बैठ भी गई, अब वो क्या पता वो सही है कि नहीं, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए भैया। फाइनल सिलेक्शन के लिए सोचा करो, ये नहीं कि काम जुगाड़ नहीं करना है भाई, जिंदगी जुगाड़ से नहीं चलती गुरु। जुगाड़ जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी जुगाड़ नहीं हो सकती है।
इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जुगाड़ नहीं, पूरा कभी शॉर्टकट में नहीं फंसिए। कोई कोचिंग आपसे कहे कि मैं शॉर्टकट में 3-4 महीने, 3-4 महीने में कोई तैयारी होती है, दिमाग खराब है आपका। कभी कोई तैयारी 3-4 महीने में नहीं होती, पूरा साल भर लगता है एक पूरी सीजीएल की, अगर मैथ्स किसी को अच्छे से करनी हो तो। समझ गया, ये कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। एक एक फॉर्मूला है, कई सारे सवाल जब आप हल कर लेते तो उनको आपको बार बार वापस जाकर के देखना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता भैया किसी ने आपसे कहते कि मैथ्स हमने समझ लिए, कुछ जैसे ये हवा में मत रही है। वो जो इनको मैथ्स समझ में भी आती है ना, वो उस क्वेश्चन को कई बार देखते हैं तो वो कहते हैं हमें आता है, आता तो आपके सामने करके दिखा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, तो तीखे तीखे सवाल होते हैं। समझ गए, कैसे कैसे नहीं है भैया, प्रॉफिट लॉस है, फिर उसमें भी कितनी सारी चीजें हैं। समझ गए, नंबर सिस्टम है, दुनियादारी है, आपको सर्कल्स है ना, बहुत सारी चीजें। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, शॉर्टकट मत अपनाइए। 1-1.5 साल की तैयारी का सफर है ये सीजीएल। जब आपने वो किया नहीं और आप सोचते हो कि बस वैकेंसी खुली तो मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा। आप तैयार थे नहीं, आप फिर रो गए और फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ और काम करोगे, तैयारी छोड़ दोगे, फिर कभी वैकेंसी खुलेगी फिर आप भरोगे, तो ये तो आप गधों वाली जिंदगी जी रहे हो यार। ये थोड़ी ना होता दिखा तो मैं करूंगा, नहीं दिखा तो नहीं करूंगा। लगे रहने वाला होता है, एक लक्ष्य होता है। जिसके पास लक्ष्य होता है वो लगा रहता है, मुझे मालूम मुझे यही बनना है। जिसके पास नहीं होता तो वो नोटिफिकेशन का वेट करता है कि नोटिफिकेशन आएगा, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा, सुन लूंगा। मैं ऐसे काम मत करिए, ये गलत बात है। आपने इतने वीडियोस मुझसे सुने, आप मुझसे जुड़े रहे, मैं आपको बिल्कुल सटीक बात बोलता हूँ, याद रखें, हमेशा सुनिए जरा ध्यान से। मैं हमेशा ग्राउंड लेवल पर होकर के बात करता हूँ, कभी भी ऐसी बातें नहीं कहता मैं कि भैया हवा में उड़ो आप। मोटिवेशन बहुत घटिया चीज है। मोटिवेशन इंसान को उत्तेजना बस देती है, बिल्कुल उत्तेजना, जैसे सेक्सुअल डिजायर में जो उत्तेजना आती है ना 2 मिनट की, बिल्कुल वैसी एक उत्तेजना होती है आपके अंदर, 2 मिनट की हवा भर दी जाती है, वो उत्तेजना भी खत्म हो जाती है सेक्सुअल डिजायर वाली एक समय के बाद। और आपकी ये जो मोटिवेशन वाली होती है ना, जो आप कहीं पे भी सुन लेते हैं बड़े बड़े वीडियो, अरे तू शेर है, ये है वो है, अरे तू गधा है यार, ये सब सुन करके परेशान हो रहा है। समझ गए मेरी बात, ये सब कुछ हवा हवा ही नहीं होती भैया। कांस्टेंट, कांस्टेंट जीने वाला, कांस्टेंट जीने वाला ही इसे पा सकता है। ना ज्यादा उड़ने वाला हवा में, ना ज्यादा दिन भर मोटिवेट रहे, ना ज्यादा अंडर मोटिवेट रहने वाला, ना ओवर मोटिवेट, ना अंडर मोटिवेट। मोटिवेट जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते मुझे, क्योंकि ये फुग्गा है, फुग्गे में हवा भरी हुई चीज है। ये कब तक रहेगा, थोड़ी देर बाद ये फुस हो जाने वाला है। तो आपको फुग्गा बनना है, या अंदर से कोई चीज मोटिवेट करनी चाहिए, आपको स्वयं मोटिवेट हो जाना चाहिए। कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, तो वो तभी मिलती है जब किसी के पास लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है, वरना नहीं मिलती है। तो इसका आप ध्यान रखें, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। तो ठीक है, ये फॉर्म भरने वाली जानकारी तो देख लीजिए। फिर भी फोटोग्राफ जो है जेपीजी फॉर्मेट पे चाहिए, 20 KB 50 KB के बीच में होना चाहिए। सेंटीमीटर में आप देखेंगे तो ऐसा मिलेगा, है ना। 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपको फेस पता है भैया है, वो ना बना लेना कि ले लो कि नाक दिख रही है और फोटो बना दी है। फीस आपको दिख रही है यहाँ पे 100 रुपए है। और भैया देख लीजिए, SC ST कोई भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ओबीसी को देना है, याद रखिए, ओबीसी फीस देगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फीस देंगे, और आपके जनरल कैटेगरी वाली फीस देंगे, है ना, ये फीस देंगे। ये अमीर तबके हैं, क्योंकि बाकी तो नहीं देंगे, उनको गरीब मानती सरकार। चलिए, है ना, देखिए भाई मैं बता रहा हूँ, गरीब मानते हैं आपको, इनको बताइए कि आप गरीब गरीब नहीं है ना। गरीब होता है इंसान दिमाग से, मन से, पैसे से नहीं तोलो, है ना। वरना पहले तो आपको मालूम है, जब दुनिया में इकोनॉमी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम चलता था। लोग, एक आदमी के पास होते थे प्याज, इधर ये ऑनियन है मान लो, और एक के पास होता था भैया जैसे कि वीट यानी कि गेहूं है मान लो। बार्टर सिस्टम कैसे काम करता था, ओनियन इसको देने हैं और वीट इससे ले लेने हैं। लेकिन इस समय ऐसे में दिक्कत हो जाती थी ऐसी कि ओनियन अगर ये इसको देना है तो बात है कि इस आदमी की जरूरत भी तो होनी चाहिए ओनियन, और अगर ये वीट ले रहा है तो इसकी भी जरूरत होनी चाहिए वीट। मतलब ओनियन वाला ऐसे आदमी को ढूंढता था जिसको ओनियन की जरूरत हो, तब जाकर के लेन देन होता था। तो इसमें बहुत दिक्कत फंस जाते थे, कभी नहीं मिला तो फिर तो ओनियन सड़ जाएंगे और इसको इसके काम को मिलेगा भी नहीं। समझिए, इसीलिए इन्होंने बोला कि बीच में कुछ ऐसा तो होना चाहिए, तब आया बेटा पैसा। तो पैसा तो आदमी ने बनाया है रे, इसके पीछे मत भाग। समझ गया ना, इसीलिए बोलता हूँ मोह माया ही तो आदमी ने खुद ने बना दिया इसको। देखो जरा, राज इसी के लिए मर्डर हो जाते हैं। पहले ये सब था भी नहीं, पैसे ही नहीं था, आदमी था, पैसा नहीं था। आदमी था, पैसा नहीं था, आदमी ने पैसा बनाया और पैसे ने आदमी को खा लिया। तो इसीलिए कुछ ऐसा इजाद ना कर दो। आदमी ने कहा है ना, आवश्यकता से ज्यादा अगर आप जननी का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको खा लेगी। समझ गया ना, निचोड़िए मत, पैसे को ज्यादा मत महत्व दीजिए, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। काबिलियत ढूंढिए भैया। आज पैसा मान लो मैं फिर से बदल दूं, सिस्टम ऐसे कैसे बदल जाए, फिर से बाहर से सिस्टम आ जाए, तो तुम पैसा कहाँ से लाओगे, क्या करोगे पैसे का। समझ गए, तो देखिए उसको उतना ही दीजिए जितना उसके डिजायर हो, वो आपके पास स्वयं आएगा। इसके पीछे भागा नहीं जाता, इसको भागा जाता है एक्सीलेंस के पीछे ना। एक्सीलेंस मतलब कुछ करने के पीछे भागा जाता है, ये कमाने के पीछे नहीं भागा जाता। ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये आपके पीछे पीछे आता है। लेकिन आप अक्सर उल्टा सोचते हैं कि इसके पीछे हमें जाना है, नहीं, आपको जाना है ज्ञान के पीछे। ज्ञान के पीछे हर एक चीज आती है, ये ध्यान रखें। चलिए, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा ज्ञान भी लेते जाइए बीच बीच में, वो भी जरूरी है।
चलिए भैया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ से मुझे सीधे फिजिकल वाले में पहुँचना है, तो यहाँ से देख लो, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट। अच्छा, ये री-करेक्शन वाला है, तो भाई आप 7 मई से 8 मई के बीच में आप दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। वही 200-500 रुपये लगेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये भी है, ये लिखा हुआ है। पहले बार में 200 रुपये, दोबारा करेक्शन कराओगे तो 500 रुपये लगेगा। तो यही मत कराते रहना। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ये भाई ये नहीं भूलना है। कहाँ चले गए, अरे साहब, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ चुके हैं भैया। तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ, तो ठीक है, मैं पहले आपको टेबल बता दूं जरा, उसके बाद में आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए भाई, ये तो आपको मालूम है, टायर 1 आपका जो प्री एग्जाम है, ठीक, ये सिर्फ 1 घंटे का होगा। और आप इसमें देख सकते हो कि टोटल 100 क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, 100 क्वेश्चन। और आपको मार्क्स दिख भी गए होंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, आपको दिख गई होगी, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। गलत आंसर करने पे आपके -1/2 यानी कि -0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। क्लियर हो गई बात इतनी। देख लो भैया क्या क्या आ रहा है। जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, मैथ्स आ गई, इंग्लिश आ गई, सब 25-25-25, ये पास करना पड़ेगा। जब ये पास होगा, सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके। इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकती है ना, इसका भी हिंदी लिख देंगे तो फिर तो तुम वैसे ही कर लोगे। नहीं समझे हमारी बात? चलिए, तो ठीक है भाई, जैसे ही आपका टायर 1 निकलेगा, अब आपको जाना है टायर 2 में। अब टायर 2 ही समझना बड़ा खतरनाक होता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। पहले मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देखो, जो आपका टायर 2 है ना दोस्तों, इसमें जो है आपका एक पेपर 1 होगा और एक होगा आपका पेपर 2। क्लियर होगी बात है, शाबाश। अब आपका जो पेपर 1 है, ठीक है, इसमें 2 सेशन रखे गए हैं। एक है सेशन 1 और एक है आपका सेशन 2। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक। अब इस सेशन 1 में, है ना, आप जब देखोगे सेशन 1 में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये अभी सेशन 1 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, समझ रहे हो ना। अब सेक्शन 1 में भी दो दो मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। इसमें भी आपके 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। सेक्शन 3 में भी आपके 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपके? ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने आपसे कहा टायर 2 है, ये देखो टायर 2 है, इसका पेपर 1, ये देखो पेपर 1। इसके 2 सेशन आपको दिख रहे होंगे। तो मैं अभी सबसे पहले सेशन 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 सेक्शन है। सेशन 1 आ गया, और सेशन 1 को जो टाइम मिला है भैया, वो 2 घंटा 15 मिनट है। 2 घंटा 15 मिनट है, मैं बता रहा हूँ कैसे है। देखिए, 1 घंटा ये वाला सेक्शन ले लेगा, ये वाला 1 घंटा ये सेक्शन ले लेगा, और ये वाला जो है सिर्फ 15 मिनट ले लेगा। तो हो गया ना, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट में आपका सेशन 1 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान सुनना, सेक्शन के अंदर जाना है तुम्हें, तो ये सेक्शन को भी 1 घंटा, ये सेक्शन को भी 1 घंटा देना है, लेकिन सेक्शन 3 को सिर्फ 15 मिनट देने हैं आपको। समझ गए ना। लेकिन सर उसके तो 2 मॉड्यूल है, तो पेपर कहाँ चला गया? सेशन 1 में सिर्फ मॉड्यूल 1 इंक्लूड है, और सेशन 2 में आपका मॉड्यूल 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेशन 2 में चला जाएगा। इसके बीच में आपको एक गैप भी मिल जाएगा, ब्रेक। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ अभी वो क्या क्या है, बहुत ध्यान सुनो जरा। तो पहले हम बात कर लें यहाँ पर। अब देखो, सेक्शन 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको मॉड्यूल 1। तो सेक्शन 1 की जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, उसमें आखिर है क्या? तो भाई देखिए, सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आपको दिखेगा, पहला है मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एबिलिटी, और दूसरा है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटा आपको मिलेगा, 60 क्वेश्चन 1 घंटा, 1 घंटा में एक क्वेश्चन कर मतलब 60 क्वेश्चन 1 घंटा मतलब 60 मिनट ना, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो गया। 180 टोटल मार्क्स है भैया, याद रखना, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इसलिए गड़बड़ी ना करें। ठीक है, अब चलो सेक्शन 2 आप गए। जैसे ही आपका सेक्शन 1 खत्म हुआ, अच्छा याद रखिए, आपको हर सेक्शन में पास होना है। आपको सेक्शन 1 में भी पास होना पड़ेगा, याद रखिए, तभी आप सेक्शन 2 में जाए, मतलब सब में पास होना है, तभी आप पास माने जाएंगे, ध्यान रखना। तो जैसे ही आपका सेक्शन 1 पूरा खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, है ना, 1 घंटा जैसे खत्म हुआ, अपने आप आपके सामने सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा, और ये दोनों पेपर आपके सामने आ जाएंगे। इंग्लिश का भी आ जाएगा और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का भी आ जाएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एक ही घंटा आपको इसका फिर से मिलेगा, है ना। और इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 210 नंबर का ये पेपर हो गया आपका। क्लियर हो गई इतनी बात है? अब देखिए, 2 सेक्शन आपने देख लिए हैं, अब मैं तीसरे सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, है ना, सेशन 1 के तीसरे सेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये रहा सेशन 1 का तीसरा, सेक्शन 3 आ गया ना। अब याद ध्यान रखिए, इसमें भी 2 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल 1, एक मॉड्यूल 2। ठीक है, लेकिन सर इसको बांट क्यों दिया? इन्हें क्या किया, सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 को सेशन 1 में रखा हुआ है, सेशन 1 में ही रखा है, और इसका जो दूसरा मॉड्यूल है उसको सेशन 2 में रख दिया। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है सर, उसमें भैया है स्पीड टेस्ट, ये है आपका, है ना, इसे डेस्ट कहते हैं, ये DEST, है ना, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये टाइपिंग टेस्ट है साहब, टाइपिंग टेस्ट है। ये सेशन 2 में आ गया। अब आप ध्यान देखना जरा, क्या टाइपिंग टेस्ट भी आपका पेपर 1 में आ रही है? हाँ सर, ये पेपर 1 में ही आ गई।
पेपर 1 में आ गई, पेपर 2 तो नीचे लिखा हुआ है। पेपर 2 किसके लिए भैया? सिर्फ जनरल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ये उसी को देना है जिसने ये पोस्ट भरी होगी, बाकी किसी के लिए नहीं होगा ये, है ना। तो जिसने भी दिए तो स्टैटिस्टिक्स से इसने भरा होगा, 100 क्वेश्चन इसको मिलेंगे, 200 नंबर का होगा, और इसको 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। और अगर जो पेपर 2 दे रहा है उसको पेपर 3 नहीं देना है, और जो पेपर 3 दे रहा है उसको पेपर 2 नहीं देना है। लेकिन पेपर 2 पेपर 3 इन सबको पेपर 1 तो सबको देना है। सेशन 2 तक तो सबको खत्म करना ही पड़ेगा भैया। टाइपिंग टेस्ट सबकी हो रही है, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, ये ध्यान देना जरा, कोई भी नहीं बचा, सबको देना है। बस जेएसओ वालों को पेपर 2 देना पड़ेगा, उसे पेपर 3 नहीं देना। और एएओ वाले को, ये अकाउंट और ऑडिट वाले, इनको जो है पेपर 3 देना पड़ेगा, पेपर 2 नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 1 जैसे निकल जाएगा ना, तो जेएसओ वाला जैसे ही पेपर 1 निकला ये पेपर 2 देगा, और एओ वाला जैसे इसका पेपर 1 निकला ये पेपर 3 दे देगा। क्लियर होगी बातें? और दोनों के लिए भैया सेम है, चाहे पेपर 2 पेपर 3 कोई सी भी देख लो आप, 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, और दोनों के लिए 2-2 घंटा है। इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे अलग से, और उसी दिन होना है ये पेपर, ध्यान रखिए, अलग से डेट नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था सेशन 1 का जो सेक्शन 3 है उसके मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज है ना, कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर का टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60 नंबर हो गए, 15 मिनट मिलेंगे भैया, 15 मिनट में कर डालना ये सारा कुछ। तो आपने देखा, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, टायर 1 तो भैया ये आपने निकाल लिया, है ना। टायर 2 की मैं बात कर रहा था आपसे, टायर 2 को जो है पेपर 1, पेपर 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ पेपर 3। पेपर 1 में आपने देखा कि इसमें जो है 2 सेशन आ रहे हैं, सेशन 1 और आपका एक सेशन 2 आ गया। सेशन 1 भैया आप देखोगे कि सेक्शन 1 है ना, इसमें भी मॉड्यूल 2 मॉड्यूल हैं। फिर आएगा सेक्शन 2, इसमें भी आपका एक मॉड्यूल 2 मॉड्यूल है। फिर आएगा एक आपका सेक्शन 3, इसमें भी एक मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल है। ये दूसरा जो मॉड्यूल है, देखो पहला मॉड्यूल सेक्शन 3 का क्या है भैया, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 15 मिनट का है ये। और ये जो नीचे वाला है ये आ गया कहाँ पर, ये सेशन 2 में चला गया, है ना। मतलब यहाँ देखो जरा, सेक्शन 3 का एक हिस्सा ये सेशन 1 में ही है पूरा, है ना। तो देखो, सेक्शन 1 1 घंटा, सेक्शन 2 1 घंटा, और सेक्शन 3 15 मिनट। तो ये कितना हो गया, एक एक, ये 2 घंटे 15 मिनट में आपको सेशन 1 खत्म करना है, ये लिखा हुआ था। सेशन 2 सर टाइपिंग टेस्ट कितनी देर की है, 15 मिनट की है, तो सेशन 2 भी 15 मिनट का है, और ये मॉड्यूल 2 में टाइपिंग दी हुई है। क्लियर होगी बात है, सबको देना है। ये पेपर 1 था भैया। फिर यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना, और ये सिर्फ किसके लिए, जेएसओ के लिए है भैया। और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एएओ को देना है, ये सिर्फ एओ के लिए है ओनली, समझ गए आप। तो भैया पेपर की इस तरह से है, मेरे ख्याल से मैंने समझाने में बड़ी अच्छी कोशिश करी समझाने की, और आप इसे समझ भी गए होंगे दोस्तों। क्लियर होगी बात है, यही तो एक मेन चीज थी जो आपको समझनी थी, है ना। बाकी तो अच्छा मैं बता दूं आपको, हर सेक्शन आपको क्लियर करना है, पेपर 1 का हर सेक्शन क्लियर करना भी है। जितने सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सब पार करना पड़ेगा। पेपर 1 जिसका पार होगा, है ना, बस वही आगे जा रहा है। पेपर 1 पास नहीं, खत्म काम, समझ गए। अब जिनने जेएसओ नहीं भरी, एओ नहीं भरी है, उनका ये पोस्ट नहीं है, तो उनको तो पेपर 1 में खत्म हो गया काम, उनका पेपर 1 में खत्म हो गया। लेकिन जिनने जेएसओ भरी उनको जाना पड़ेगा, एक और पेपर देना पड़ेगा, है ना, उसी दिन देना पड़ेगा। ये सारा पेपर एक ही दिन में हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बाप रे, पेपर समझाने में बड़ा दम लगती भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, अब मैं 2 चीज़ों की बात करूंगा। ये जो अपना सेक्शन 3 था, है ना, सेशन 1 का, पेपर 1 के सेशन 1 का सेक्शन 3, है ना, कहाँ चला गया सेक्शन 3, जिसके अंदर कंप्यूटर आता है और ये आता है। देखो, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है ना। देखो, मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब मस्ट है, देना तो है ही है, लेकिन क्वालिफाई करना है सिर्फ। वहीं टाइपिंग टेस्ट भी मैंडेटरी है, लेकिन क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन किन के लिए इसमें नंबर लाना मायने रखता है ज़्यादा से ज़्यादा, उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब याद रखिए, जैसे ही आप सेशन 1 खत्म करेंगे, है ना, पेपर 1 में आपका सेशन 1 खत्म होगा तो आपको एक ब्रेक मिलेगा। सेशन 2 में आपका क्या है, टाइपिंग है ना, टाइपिंग बची है 15 मिनट की, उससे पहले आपका ब्रेक होगा और आपका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, सेशन 1 और सेशन 2, पेपर 1 के सेशन 1 को खत्म करने के बाद एक ब्रेक लोगे, फिर सेशन 2 के लिए जाओगे जिसमें टाइपिंग होनी है, 15 मिनट की होनी है, उससे पहले आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो, लिखा इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ द पेपर 1। देखो, सारे सेक्शन आपको पार करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, पेपर 1 में अब आप मुझसे पूछेंगे सर नेगेटिव मार्क कितनी है, भैया 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना 1 मार्क। और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.5 है, यानी आधा आधा है, आधा नंबर कटेगा। पेपर 1 में भैया कुछ भी गलती हुआ 1 मार्क कट जाएगा सीधे सीधे, समझ गए आप मेरी बात। अच्छा, अब जिन लोगों ने भैया कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट दे रहे हैं, मालूम है ना ये क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन उनको ध्यान रखना है, जो लोग ये पोस्ट भर रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप भर रहे हो सीएसएस का,
है ना, असिस्टेंट आप सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में जा रहे हैं, SFIO में, या GSI में जा रहे हो, है ना, ये अगर आपने पोस्ट भरी, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर IMD होगी ना, ये असिस्टेंट इन इंडियन, और इंस्पेक्टर CGST, सेंट्रल एक्साइज, ये सब अगर आप भर रहे हो, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC, और इन सब के लिए अगर भर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर में मार्क्स लेके आओगे उतना अच्छा है। तो क्वालिफाइंग है, अच्छी बात है, लेकिन इन पोस्ट के लिए, है ना, IMD वगैरह में अगर किसी का सपना हो कि मैं चले जाऊँ CBIC में चला जाऊँ, पोस्टल असिस्टेंट बन जाऊँ, तो आपको थोड़ा सा इन कंप्यूटर में ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात है? चलिए ठीक है। और डेस्क तो आपको, डेस्क मतलब कुछ और नहीं होता, वही डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, यानी टाइपिंग टेस्ट है ये, ठीक है ना। तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भैया देख लो यहाँ पर 2000 की डिप्रेशन, इसका ध्यान रखेंगे, 2000 की डिप्रेशन है ना, और 15 मिनट आपको मिलेंगे, ये जरूरी है। और ये भैया सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी, सभी को देना है। तो आपको पेपर 1 में आ रहा है ना, पेपर 1 सबके लिए है, तो भैया स्पीड टेस्ट और कंप्यूटर तो सबके लिए होगा ही होगा, इसमें तो कोई दुराई ही नहीं है भैया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जरा लिखा है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, खासतौर पे वन हैंड वाले कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम अटेम्प्टिंग टेस्ट। जो ऐसे जो दिव्यांगजन है जिनका एक ही हाथ हो, उनके लिए भैया कोई भी जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी। एक हाथ वाले के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। उनका नाम स्पेसिफिक लिखा है, बाकी प्लीज़ परेशान ना हो, मैं बता देता हूँ आपको, जो लिखा मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले इन्हें एक सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा कमीशन से, जो उन्हें पहले से ही मिला होगा, वही CMO वगैरह से, है ना, जिसमें डिक्लेयरिंग कर रहे हो कि भैया परमानेंटली अनफिट है टाइपिंग के लिए, इसीलिए इनका नहीं लिया सकता, वही बात यहाँ पे लिखी है। और ये घोषणा अनेक्जर 16 में आपको देखने को मिल जाएगी। अनेक्जर 14, 16, 14 है, 16, 14 है, 16 है। समझ गया मेरी बात? ठीक है। और बस हो गया, काम तो खत्म है इसमें। ठीक है, बाकी ये भैया सिलेबस है, सिलेबस तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेबस में मैं कभी एक और वीडियो बना दूंगा, है ना, बहुत सारा सिलेबस है, यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ आपके लिए, जहाँ मुझे जाना है वो जगह है 73। आगे क्या? हाँ ये रहा 73। सर 73 क्यों आए आप यहाँ पे? भैया यहाँ पे लिखा है ये आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करने वाला, तो बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले बात करूंगा इंस्पेक्टर की, कौन सी पोस्ट के लिए। अगर आप सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर CBN के लिए भर रहे हो, इतने के लिए अगर आप इंस्पेक्टर भर रहे हो, तो भैया अगर आप मेल हो तो आपकी फिजिकल देख लो यहाँ पे जरा, स्टैंडर्ड हाइट इतनी होनी चाहिए, है ना। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये फूल करके 86, मतलब ज़्यादा हवा भरी दूंगा छाती में अपने, है ना, भरी, तो ये 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फूल जाए, तो इतनी हाइट हो 157.5 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद 86। आपको भैया ये तो हो गया आपका नाप जोक। अब दौड़ाएंगे भी आपको, चलाएंगे ये 1600 मीटर और साइकिलिंग करवाएंगे 8 किलोमीटर। 1600 मीटर आपको 15 मिनट में दौड़ लेना है, चल लेना है, दौड़ना नहीं है, और 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट में साइकिलिंग करके दिखा देनी है। ठीक है, वहीं महिलाओं के लिए आप देखोगे तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर, और वजन भी बोला गया है 48 किलोग्राम। और ये छूट मिल सकती है अगर आप गोरखा, गढ़वाली, असमी और शेड्यूल ट्राइब से कहीं से आती है, तो 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है आपको। वॉकिंग आपको सिर्फ 1 किलोमीटर करनी है भैया। और 1600 तो नहीं करनी, 1 किलोमीटर करनी है, 20 मिनट में करके दिखा देनी है। ठीक है, और साइकिलिंग आपको 3 किलोमीटर करनी है, 25 मिनट में करके दिखा देनी है। ठीक, चलो ठीक है। अच्छा, अब किसके लिए वॉकिंग नहीं होने वाली है? फिजिकल हैंडीकैप लोगों में, उनकी मतलब वॉकिंग उनसे नहीं कराई जाएगी जो 1 लेग हैं और 1 आर्म या 1 लेग वाले हैं, उनके लिए वॉकिंग नहीं है, और उनके लिए साइकिलिंग भी नहीं है। 1 आर्म 1 लेग, उनके लिए साइकिलिंग वगैरह या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इनका ऐसे ही काम चल जाएगा, लेकिन वही सर्टिफिकेट पे काम चलता है। भैया अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर। अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बनने, हाइट देखो आप ध्यान से जरा, इससे पहले 157.7 सेंटीमीटर थी, यहाँ देखो जरा 165 सेंटीमीटर है, बढ़ गई भैया। अभी नीचे जाओगे तो CBI में ऐसी थोड़ी ना भर्ती हो जाओगे, हाइट मांगी है लड़कियों के लिए, 150 सेंटीमीटर मांगी है। ठीक, और हिल जो पहाड़ी लोग हैं, जो ट्राइबल हैं, जनजाति लोग हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। सीना यहाँ पे कम मांग लिया, 76 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, आंखें भी मांगी गई भी, आंखें बोला इनने आई साइट ऐसी होनी चाहिए विदाउट विदाउट ग्लास। देख लो जरा ध्यान से, दूर की जो निगाह है वो आपकी एक आंख की 6/6 हो और एक आंख की 6/9। ये जो लिखा है यही होना चाहिए, इसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। और पास की विजन जो है आपकी एक आंख से 0.6 हो और एक आंख से आपकी 0.8 होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड कौन से पोस्ट की। सब इंस्पेक्टर, अगर आप NIA, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अभी आपने जो पढ़ा था इससे ऊपर, ये थी क्या, CBI।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 170 सेंटीमीटर की हाइट है, सबसे ज़्यादा लंबे लोग एनआईए में ही मिलेंगे आपको, और महिलाएं 150, वो पहले ही था, है ना, और बाकी वही छूट पहाड़ी लोग को मिली हुई है। 76 सेंटीमीटर हाइट है। बाकी आंखें आंखें जो आपने ऊपर देखी थी वही है, समझ गए। अब भैया अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं नारकोटिक्स में, तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी, महिलाओं पुरुषों की, और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। महिलाओं की पहली बार ज़्यादा मांगी, यहाँ देखो जरा 152, अभी तक 150 पे काम चल रहा था। और सीना जो है आपका 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक फूल जाना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर तक फूल जाए। छाती सबसे ज़्यादा ऊपर ही मांगी थी, और विजन देख लो आप यहाँ पे ध्यान से, आई साइड इतनी होनी चाहिए, है ना, वही जो थी पहले थी दोस्तों। यहाँ पर थैंक्स टू यू कि आपने अगर यहाँ तक की वीडियो देखा, मतलब आप सच में बहुत सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर के, ठीक है। इससे वीडियो खत्म करूँ उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा। आपके आपके भाई, आपके सखा की पूरे दिन की मेहनत है सच में दोस्तों। इस पूरे पीडीएफ को मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ लिया था कि मैं आपको बता सकूं, ताकि जैसे हमारे जो दिव्यांग भाईजन है वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें बताने और इसमें कोई नहीं उन पर रुचि लेता है, कौन इन्हें बताएगा। जैसे आप देखोगे लोग यही बताते हो, अल्लाह कर देते ये सब कुछ हो गया, लेकिन पीडीएफ कौन समझाता है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको आंखें पास का ये वो देखो, शायद आप जो ना पढ़ पाते हो, अगर आपको ये वीडियो सुनना हो तो आप 2 की स्पीड में सुन लीजिए, 1.5 की स्पीड में सुन लीजिए, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे पूरा सुन करके नॉलेज ले करके ही फॉर्म भरने जाइएगा। मैंने क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। 75वां पन्ना आपके सामने है, बीच के जो पन्ने मैंने छोड़े हैं वो सर्टिफिकेट्स वाले थे, वो आपके काम के नहीं है। सर्टिफिकेट्स मतलब ये होता है कि जैसे कहीं पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, कैसा क्या होना चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट आप खुद भी देख सकते हो। तो उसकी मैं आपको ये पूरी पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप चले जाना वहाँ पे जा करके। बाकी आप भैया मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हो, आप कहीं पे भी जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं उन सवालों के जवाब भी देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं सारी लिंक आपको अपने इंस्टाग्राम की, अपने फेसबुक की सब दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए, ठीक है ना। बढ़िया से मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे बैठिए, मिलिए। मैं जैसे ही आपको, आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही है, आप देखेंगे मैं पूरी जान लगा देता हूँ कमेंट के आंसर देने में, बिल्कुल मैं लापरवाही नहीं करता, जितना हो सके, है ना। थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, कभी किसी को 10 घंटा 12 घंटा, एक दिन बाद देख पाता, 2 दिन बाद देख पाता, उसकी वजह ये होती है मैं क्या है कि मैं नई नई जॉब्स की सर्च में रहता हूँ, देखता रहता हूँ मैं कहीं कोई नई जॉब मिल रही है तो मैं उसको आपको पहुंचा सकूँ, उस तक आपको पहुंचाऊँ। मेरा यही तो काम है दोस्तों, इसलिए तो मैंने डिस्कशन विद मनोज शुरू किया हुआ है। आइए डिस्कस करें यहाँ पर दोस्तों, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितना ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी सब्सक्राइबर्स मतलब क्या होते हैं दोस्तों, वो दोस्त है मेरे जो मुझे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए मुझसे ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए और उत्साहित होने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और ऑल द बेस्ट।